जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इसराइल ने भारत को ऑफर करी हाईली क्लासिफाइड गोल्डन होराइजन मिसाइल। भारत इसराइल के साथ एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को संयुक्त रूप से विकसित करने की संभावनाओं को कर रहा है एक्सप्लोर। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर के भारत में कुछ हमलों को अंजाम देने की योजना। रफाल फाइटर के साथ साथ रफाल में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स में भी होगा स्वदेशी कंटेंट। और इंडियन आर्मी ने टेस्ट करी अपने आर्म्ड ड्रोन्स की दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करने वाली कैपेबिलिटी। पच्चीस से 26 फरवरी तक भारतीय प्रधानमंत्री इसराइल के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और उनके इस विजिट के दौरान कोई बड़ी डिफेंस डील के साइन होने की तो रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज को साइन किया जा सकता है। और इसी मामले पर जारी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इसराइल के साथ मिलकर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जॉइंट डेवलपमेंट की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर कर रहा है, जो कि भारत के मिशन सुदर्शन चक्र का एक प्रमुख हिस्सा बनेगा और ये भारत के भीतरी इलाकों में दुश्मन की लॉन्ग रेंज की मिसाइल से सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। बाकी इसराइल ने कई सारे एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को विकसित किया है और जो कि कॉम्बैट प्रूवन भी है, जैसे कि लॉन्ग रेंज के लिए एरो सिस्टम, मीडियम रेंज के लिए डेविड स्लिंग, शॉर्ट रेंज के लिए आयरन डोम सिस्टम। वहीं इसके अलावा एरो सीरीज में जो इसराइल है वो एरो 4 सिस्टम को भी विकसित करने पर काम कर रहा है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर होगा और जिसे हाइपरसोनिक थ्रेट्स को भी न्यूट्रलाइज करने के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। और एरो 4 के बाद इसराइल के प्लानिंग में एरो 5 को भी विकसित करने की है, जो कि फिलहाल अभी रिसर्च के स्टेज में ही है। बाकी इसके अलावा जो भारत है वो इसराइल से और भी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स और लॉइटरिंग एम्यूनिशंस की खरीद पर भी विचार कर रहा है, जिनमें स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज के ग्लाइडेड बॉम्ब्स, रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लोरा, 5th जनरेशन की क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर। और अब कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि जो इसराइल है वो भारत के लिए अपने गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को ऑफर करने के लिए भी तैयार है, जिसे भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर से लॉन्च किया जा सकता है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसराइल की जो एक गोल्डन होराइजन मिसाइल है तो इसके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ये संभावित रूप से इसराइल की स्पैरो सीरीज की मिसाइल्स का ही हिस्सा है। बाकी अगर बात करें इसके कुछ की फीचर्स की, तो जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक ये अर्थ पेनिट्रेटिंग वॉरहेड्स के साथ आती है और इसकी मारक क्षमता लगभग 800 किलोमीटर्स तक है। और फिलहाल अभी तक ये मिसाइल इसराइल ने किसी और कंट्री को ऑफर नहीं करी थी, तो इसलिए अगर ये डील साइन होती है तो भारत संभावित रूप से इसराइल के बाद दूसरा देश होगा इस मिसाइल को ऑपरेट करने वाला। एक ऐसी मिसाइल जिसकी अधिकतर इन्फॉर्मेशन अभी भी क्लासिफाइड ही है। बाकी इन सबके अलावा भारतीय नौसेना भी एक्सटेंडेड रेंज के बराक सरफेस टू मिसाइल सिस्टम्स की खरीद पर भी विचार कर रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारतीय प्रधानमंत्री की जो अपकमिंग इसराइल की विजिट है तो वो भारत और इसराइल के डिफेंस कोऑपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं कि जो पाकिस्तान बेस्ड सुअरों का संगठन है लश्कर, तो वो दिल्ली में रेड फोर्ट के पास और पूरे भारत में कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर ब्लास्ट करने की योजना बना रहा है और जिसमें चांदनी चौक का एक टेम्पल भी शामिल है। और सोर्सेस के मुताबिक ये जो सुअरों का संगठन है लश्कर, तो वे इस हमले के लिए मुख्य रूप से आईईडीज का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और 6 फरवरी को इस्लामाबाद में मस्जिद में जो एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें करीब 31 लोगों की जान गई थी और 160 से अधिक घायल हुए थे, जिसको लेकर बाद में कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री का ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन जो सुअरों का संगठन लश्कर है तो वो इसी ब्लास्ट का बदला लेने के लिए भारत में ब्लास्ट करने की योजना बना रहा है, जबकि फैक्ट ये है कि इस्लामाबाद में जो हमला हुआ था तो उसकी जिम्मेदारी आईएस ग्रुप ने ले ली थी। बाकी इस इनपुट के बाद से भारत के प्रमुख शहर हाई अलर्ट पर हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेस के हवाले से भी सजेस्ट किया गया है कि लश्कर के टारगेट में भारत के कुछ प्रमुख मंदिर भी हैं। जबकि एक अपडेट यह है कि आज शनिवार को जम्मू कश्मीर के गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आईईडी को डिटेक्ट किया है, जो कि गुलाब शेख मोहल्ला में रोड के किनारे एक बैग के अंदर रखा हुआ था। भारत सरकार ने सेंसिटिव सिक्योरिटी इक्विपमेंट की फ्री और इलीगल सेल और विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो हो रही थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, और जिसके तहत भारत सरकार के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कुछ खास इक्विपमेंट जैसे कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड ड्रोन्स, जीपीएस जैमर्स, सिग्नल जैमिंग डिवाइसेस, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, रोबोटिक सिक्योरिटी इक्विपमेंट, तो ये डिवाइस सिविलियन यूज़ के लिए अलाउ नहीं हो सकते और ये केवल सरकार और ऑथराइज एजेंसीज के लिए हैं। और इसलिए सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो उन्होंने इन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की इलीगल सेल के लिए 6 कंपनीज और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए नोटिस जारी किए हैं और इन कंपनीज को स्पष्ट रूप से कहा गया कि इन इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, इनकी इंपोर्टिंग और इनकी सेल, तो इसके लिए जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि इनके मिसयूज़ को प्रिवेंट किया जा सके। और इन उल्लंघनों के लिए जिन कंपनीज को नोटिस जारी किया गया उनके नाम है एवर्स, इंडिया मार्ट, एक्सबूम,
जेवियट एरोस्पेस, एयर वन रोबोटिक्स और मैवरिक ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने फ्रांस को 114 रफाल वाली डील में रफाल फाइटर्स के साथ साथ रफाल फाइटर्स के जो वेपन पैकेज है तो उसके लोकल प्रोडक्शन को भी प्राथमिकता देने के लिए कहा है। यानी कि भारत चाहता है कि केवल रफाल फाइटर्स में ही स्वदेशी कंटेंट ना हो, जबकि इसके साथ साथ रफाल जिन वेपन्स का इस्तेमाल करने वाला है तो उन वेपन्स में भी स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए, और जिसके तहत मीटियोर और स्कैल्प जैसी जो मिसाइल्स हैं तो उनकी भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी संभव हो सकती है। और इस सप्ताह अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट के साथ भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस रफाल डील में एक बड़ी मात्रा में मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स के लिए कहा है, और बाकी रफाल में भारत के अपने खुद के स्वदेशी वेपन्स के फुल इंटीग्रेशन वाली बात भी इसमें शामिल है। और जिस तरह से फ्रेंच फर्म सैफरन ने भारत की BEL के साथ हैमर वेपन्स का भारत में लोकल प्रोडक्शन करने के लिए जॉइंट वेंचर को स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, तो इसी सिमिलर मॉडल के साथ रफाल फाइटर्स में इस्तेमाल होने वाले जो अन्य वेपन्स हैं जैसे कि मिसाइल्स और अदर वेपन्स, तो उनकी भी भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया जाएगा, और इससे जो भारत है वो कॉम्प्लेक्स आर्मामेंट की ग्लोबल सप्लाई चेन का भी हिस्सा बन पाएगा। जनवरी 2025 से जो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट ग्राउंडेड थी, तो अब द ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेवी और कोस्ट गार्ड के ALH फ्लीट को भी फ्लाइंग के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हर एक हेलीकॉप्टर की 100 घंटे की उड़ान के बाद जांच करनी होगी। कहने का मतलब यह है कि नेवी और कोस्ट गार्ड के ALH फ्लीट को सर्टेन कंडीशंस के साथ ऑपरेट करने के लिए क्लियरेंस दिया गया है, और इनकी उड़ान के 100 घंटे के बाद इनकी श्वेस प्लेट असेंबली को एग्जामिन किया जाएगा, क्योंकि इसी माया इशू के कारण इसकी फ्लीट को ग्राउंडेड करना पड़ा था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के खड़गा सैपर्स ने बैटलफील्ड कंडीशंस के अंडर ड्रोन फायरिंग एक्सरसाइज में अपने आर्म्ड ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट किया था, और इन एक्सरसाइज के दौरान ड्रोन्स की मदद से टारगेट्स पर प्रिसाइसली पेलोड ड्रॉप करके उनको सटीकता के साथ इंगेज करके दिखाया गया है। और इसी तरह से इंडियन आर्मी के वज्र कोर ने भी खास ड्रिल कंडक्ट करी थी, जिसमें आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स और ड्रोन्स को एक साथ इंटीग्रेट करके आर्मी की एडवांस्ड कैपेबिलिटीज को शोकेस किया गया है। बाकी इसके अलावा 23 फरवरी से 15 मार्च तक भारत और US की आर्मीज की जो स्पेशल फोर्सेस हैं तो वे एक्सरसाइज वज्र प्रहार के 16वें एडिशन को आयोजित करेंगे, और इस बार ये जो एक्सरसाइज है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में कंडक्ट की जाएगी, और जिसमें दोनों देशों की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो अपने बीच के डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ अपने टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को एक्सचेंज भी करेंगे। बाकी एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि टाटा के बाद अब मोरक्को में भारत की एक और प्राइवेट डिफेंस फर्म जिसका नाम है MQ लिमिटेड, तो वे भी अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोरक्को में ओपन करने पर विचार कर रहे हैं, जहाँ पर विशेष रूप से उनके नाइट विजन सिस्टम्स और इंडिविजुअल सोल्जर इक्विपमेंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और जबकि मोरक्कन आर्मी की कुछ यूनिट्स ऑलरेडी MQ द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हेलमेट्स का इस्तेमाल भी करती है। और अगर आपको भारत की इस फर्म MQ लिमिटेड के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर हमने अपनी मेड इन इंडिया सीरीज पर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बनाई थी, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी एक और अपडेट है कि राजौरी में जो भारत की फोर्सेस ने LOC के पास पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था, तो फिर उसके बाद वहां पर लॉन्च किए गए ऑपरेशन में कुछ महत्वपूर्ण रिकवरीज हुई हैं, जिसमें AK-47 राइफल और ऐसी वॉर लाइक स्टोर्स के साथ साथ खून से सने हुए ट्रैक भी मिले हैं। यानी कि संभावित रूप से घुसपैठ की कोशिश के दौरान जब भारत के फोर्सेस ने फायर किया था तो उस फायरिंग में जो सुअर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें से किसी न किसी को गोली तो जरूर लगी है, और वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। अब वो सुअर जिंदा बचा है नहीं बचा है वो पता नहीं, क्योंकि शायद वो पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया होगा। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और भारत की फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट पर है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए भारतीय सेना के कैप्टन तुषार महाजन, कैप्टन पवन कुमार, लांस नायक ओम प्रकाश और CRPF के कांस्टेबल RK राणा और हेड कांस्टेबल भोला सिंह, तो हमारे इन वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कैप्टन तुषार महाजन, कैप्टन पवन कुमार और लांस नायक ओम प्रकाश, हमारे इन तीनों वीरों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के विशाखापट्टनम में कौन सी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज अभी चल रही है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।